हॉक्स्यू। जी हाओयू का दिल अचानक कड़ा हो गया। उसने जी हॉक्स्यू को अपनी बाहों में गले लगाया और उसे सांत्वना देने के लिए उसकी पीठ थपथपाई। ये ठीक है, भाई यहाँ है, डरो मत। जी हाओसू का हल्का कांपता शरीर धीरे धीरे शांत हो गया जब उसने जी हाओयू के शरीर पर आभा महसूस की। उसकी आंखों के भाव धीरे धीरे केंद्रित हो गए और उसका पूरा दिमाग धीरे धीरे ठीक होने लगा। भाई, जी हाओयू ने धीरे से जी हॉक्सू के शरीर को छोड़ दिया और दर्द भरे दिल से उसकी ओर देखा। भाई यहाँ है, तुम ठीक हो। जब उसने सीधे जी हाओयू की आंखों में देखा, तो जी हाओसू की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। इस समय उसके दिल से डर पूरी तरह निकल गया और वह बिना रुके चिल्लाने लगी। जी हाओयू ने धीरे से अपनी बहन को फिर से अपनी बाहों में खींच लिया और अपनी दृढ़ छाती और चौड़ी भुजाओं से उसे सुरक्षा का पर्याप्त एहसास कराया। हालांकि जी हॉक्स्यू रो रही थी जब उसने अचानक कुछ सोचा। वह घबरा गई और बोली, भाई, बहन जियो ए कैसी है? वह ठीक है, चिंता मत करो। जी हाओयू ने उसे धीरे से सांत्वना दी। ये सुनकर जी हॉक्सू को आराम मिला और वह रोती रही। कुछ समय बाद जी हॉक्सू को रोने से थकान महसूस हुई और वह जी होयू की बाहों में सो गई। जी हॉक्स्यू को निपटाने के बाद वू भी आगे बढ़े और कहा, बॉस, अडोल्फ अभी भी आपसे काफी डरता है। उसने हॉक्सू पर हमला करने का कारण स्पष्ट रूप से आपको नियंत्रित करने के लिए हॉक्सू का इस्तेमाल करना था। जिंग ली ने सहमति में सिर हिलाया। यह सही है। एक बार जब वह तुम्हें रोक लेता है, तो ये हम में से बाकी 6 को रोकने के बराबर है। ये बूढ़ा लोमड़ी वास्तव में ऐसे गंदे तरीकों का उपयोग करता है। जी हाओयू की अभिव्यक्ति उदास थी और उन्होंने अपनी अधिकांश अभिव्यक्ति छाया के नीचे छिपा दी। थोड़ी देर बाद उन्होंने केवल इतना कहा, दूसरों से संपर्क करें और उन्हें इस अवधि के दौरान सावधान रहने के लिए कहें। जियान 3 दिन बाद जागा। ची यांग ने सूप बनाया है। कुछ लो, काले और सफेद बेडरूम में। जियान बिस्तर के सामने झुक गई और बाई झोउ द्वारा उसे दिए गए सूप को लेने के लिए बाहर पहुंची। इस समय उसके शरीर का दर्द पूरी तरह से गायब हो गया था, लेकिन उसने अपनी ताकत दोबारा हासिल नहीं की थी। उस कड़ी टक्कर के नतीजे कठिन थे। उसने एक घूंट में सूप खत्म किया और खाली कटोरा बाई झोउ को सौंप दिया। फिर जियान ने पूछा, क्या बाकी सभी लोग ठीक हैं? बाई झोउ ने अपना सिर हिलाया। वे ठीक हैं, चिंता मत करो। बाई झोउ ने इसके बारे में पहले ही सुन लिया था, चाहे वह ब्लेज संगठन हो या इंटरनेशनल किलर ग्रुप, वह सब कुछ जानता था। हालांकि इस समय बाई झोउ ने और कुछ नहीं कहा। उन्होंने जियान को अत्यधिक आवेगी होने के लिए भी दोषी नहीं ठहराया। हालांकि वे मदद नहीं कर सके, लेकिन अपने दिलों में एक डर महसूस कर रहे थे। उन्होंने ची यांग से सुना कि वे एक बहुत कठिन प्रतिद्वंद्वी से मिले और लगभग वहीं मर गए। जियान ने आह भरी और बाई झोउ से कहा, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। बाई झोउ ने सिर हिलाया, खड़ा हुआ और पीछे हट गया। जियान अकेले बिस्तर पर लेटा था और मदद नहीं कर सका, लेकिन धीरे धीरे गहरे विचार में पड़ गया। इस मामले ने जियान की दुनिया की वर्तमान समझ को उलट दिया। साथ ही इससे उसे पता चला कि उसकी वर्तमान ताकत के साथ वह लोगों की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं थी। उसके चारों ओर उसे तेज गति से और कम समय में मजबूत बनने के तरीकों के बारे में सोचना था। शायद प्राचीन संप्रदाय दुनिया का एकमात्र संप्रदाय नहीं था। शायद इस दुनिया के हर कोने में विशेष योग्यता वाले असामान्य इंसान मौजूद थे। इस असीमित दुनिया में बहुत सी रहस्यमयी शक्तियां और असाधारण चीजें थीं जिनके बारे में वह नहीं जानती थी।
वे उसकी आंखों के सामने एक एक करके प्रकट हो रहे थे। वानबाओ जिला गोजोंग रेनोवेशन कंपनी लिमिटेड अध्यक्ष के कार्यालय में वांग युनजोंग अपने सिर को अपने हाथों पर रखकर काम में लगा हुआ था। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। वह कंपनी को लेकर हमेशा गंभीर रहे थे। दरवाजे पर दस्तक की आवाज आई। वांग युनजोंग ने ऊपर भी नहीं देखा और कहा, प्रवेश करें। जो व्यक्ति दरवाजे को धक्का देकर खुला और अंदर दाखिल हुआ वह गहरे रंग का एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। वह आदमी कीचड़ से सनी वर्दी पहने हुए था। जब वांग युनजोंग ने उसे देखा तो उसकी भौहें चढ़ गईं। क्या हुआ, ओल्ड वांग? वांग युनजोंग ने जो कर रहा था उसे रोक दिया और ओल्ड वांग की ओर देखा। ओल्ड वांग कंपनी की नवीकरण टीम 2 के टीम लीडर थे। उन्हें वांग युनजोंग के अधीन एक वरिष्ठ व्यक्ति माना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने कंपनी में कई वर्षों तक काम किया था। लेकिन उनके सीमित शैक्षिकी स्तर के कारण उनके लिए उच्च स्तरीय पद के लिए योग्य होना कठिन था। इसलिए वर्षों तक वह एक टीम लीडर के रूप में बने रहे। हालांकि वांग युनजोंग ने कभी भी उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। पिछले कुछ वर्षों में उनका वेतन कई गुना बढ़ गया था। इसलिए ओल्ड वांग को वांग युनजोंग से कोई शिकायत नहीं थी, मानो ये जानते हुए कि वह धूल से सना हुआ था। ओल्ड वांग ने धक्का देकर दरवाजा खोला और दरवाजे पर खड़ा हो गया। उन्होंने वांग युनजोंग से पूछताछ का सामना किया और कहा, बॉस, हमारी टीम में लोगों की कमी है। मुझे 2 और लोग दीजिए, अन्यथा मुझे डर है कि हम ग्राहकों को समय पर घर नहीं सौंप पाएंगे। जब वांग युनजोंग ने ये सुना तो वह स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सका। कंपनी की प्रत्येक नवीकरण टीम में लोगों की संख्या निश्चित थी और हर कोई अलग अलग क्षेत्रों का प्रभारी था। जब तक ये लोग आलसी नहीं होते, ऐसी स्थिति नहीं आती कि वे तय समय में ग्राहकों का घर न सौंप सकें। क्या चल रहा है? मानो यह महसूस हो रहा हो कि कुछ गड़बड़ है। वांग युनजोंग ने तुरंत भौहें सिकोड़ लीं और पूछा। बूढ़े वांग ने आह भरते हुए बेबसी से कहा, बॉस, मैं आपको इस बारे में बहुत पहले ही बताना चाहता था, लेकिन आपकी वजह से मैंने इसे बर्दाश्त करने के बारे में सोचा। जितना अधिक उसने सुना, उतना ही उसे लगा कि कुछ गलत है। ओल्ड वांग इतने सालों से कंपनी में थे और वांग युनजोंग उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उसने शायद ही कभी अपने लिए परेशानी खड़ी की हो। यहाँ तक कि अगर काम में कोई समस्या आती भी तो वह उन्हें खुद ही सुलझाने के लिए कड़ी मेहनत करते। उसे पाना उसके लिए बहुत दुर्लभ था। ओल्ड वांग की शर्मिंदा अभिव्यक्ति को देखकर वांग युनजोंग ने सहज रूप से वांग युनफा के बारे में सोचा। क्या ये युनफा की समस्या है? वांग युनजोंग ने सीधे पूछा। उस समय ली जिया ने कंपनी में वांग युनफा के लिए नौकरी की व्यवस्था करने के लिए वांग युनजोंग से विनती की। इसलिए वांग युनजोंग ने वांग युनफा को ओल्ड वांग की टीम में भेजा और पूछा ओल्ड वैंग की टीम में राजमिस्त्री से कुछ कौशल सीखने के लिए। टीम का अनुभव प्राप्त करने के बाद उन्हें टीम लीडर के रूप में पदोन्नत करने का एक कारण मिलेगा। आखिरकार वह उसका भाई था और वांग युनजोंग अभी भी उसकी देखभाल करना चाहता था। जब ओल्ड वांग ने ये सुना तो उसने धीरे से सिर हिलाया। बॉस, जब से चीजें यहाँ तक पहुँच गई हैं, मैं आपके साथ इधर उधर नहीं घूमूंगा। आपके भाई ने शुरू से ही मेरी बात नहीं सुनी। मैं आपकी वजह से उससे बहस नहीं करूंगा। अगर वह काम नहीं करता है और काम नहीं करता है, तो हम में से कुछ लोगों के लिए ये ठीक है कि हम उसका काम आपस में बांट लें। हालांकि 2 हफ्ते पहले वह गायब हो गया। पहले मुझे लगा कि आप इसके बारे में जानते हैं। टीम में अचानक एक व्यक्ति कम हो गया था और आपने हमें एक और व्यक्ति सौंपा होगा। अप्रत्याशित रूप से आपने कुछ नहीं किया, इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि वह आपको बताए।
बिना चला गया होगा। ओल्ड वांग को बाकी छोटी मोटी बातों का जिक्र करने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। उनका मानना था कि बॉस उनके भाई के चरित्र को जानते थे, इसलिए उन्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। जब वांग युनजोंग ने ये सुना, तो गुस्से की लहर तुरंत उसके सीने पर दौड़ गई। हालांकि वह निश्चित रूप से इस गुस्से को ओल्ड वांग पर नहीं उतार सका। एक गहरी सांस लेते हुए वांग युनजोंग ने धीरे से सिर हिलाया। मैं समझता हूँ, ओल्ड वांग। मैं आपकी मदद के लिए आपकी टीम में 2 लोगों को भेजूंगा। आपको मुझे इस बारे में बहुत पहले ही बता देना चाहिए था। अगर मुझे पता होता, तो मैं उसे नहीं छोड़ता। बूढ़े वांग ने मानसिक और शारीरिक रूप से थके हुए भाव के साथ अपना हाथ लहराया, जैसे कि वह इस बारे में बात करने को तैयार नहीं था। भले ही वांग युनजोंग ने ऐसा कहा हो, वह बच्चा बॉस का जैविक भाई था। अगर उसने सचमुच शिकायत कर दी तो बॉस बीच में फंस जाएगा। ओल्ड वांग के चले जाने के बाद वांग युनजोंग की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। हालांकि नवीनीकरण टीम में काम करना कठिन था, लेकिन इस बेकार युनफा के पास कोई अन्य योग्यता नहीं थी। यदि उसके बड़े भाई के रूप में उसके पास भविष्य की कुछ संभावनाएं होती, तो क्या वह सचमुच उसे ऐसा गंदा और थका देने वाला काम करने के लिए भेजता? अंत में वह अभी भी एक निराशाजनक व्यक्ति था। वह बीच में ही चुपचाप भाग गया और उसे खबर भी नहीं दी। बिना सोचे समझे वांग युनजोंग ने अनुमान लगाया कि यह लड़का आंगन वापस न मिलने के कारण उससे नाराज था। सबसे पहले उन्होंने विभाग को बुलाया और 2 लोगों को ओल्ड वांग की टीम में स्थानांतरित कर दिया। फिर उन्होंने वित्त विभाग को इस महीने ओल्ड वांग की टीम में सभी को बोनस के रूप में 200 युआन देने का निर्देश दिया। कार्यालय में फोन रखने के बाद वांग युनजोंग ने अपना फोन निकाला और वांग युनफा का नंबर डायल किया। कॉल अभी बजी ही थी कि दूसरे पक्ष ने ठंडे स्वर में फोन काट दिया। वांग युनजोंग ने फोन की ओर देखा और फुसफुसाए, आप वास्तव में सक्षम हो गए हैं। क्या आपने मुझसे संपर्क करने की हिम्मत की? वांग युनफा को दूसरा मौका दिए बिना वांग युनजोंग ने अपना फोन एक तरफ फेंक दिया और मन ही मन सोचा, बेहतर होगा कि तुम मुझसे दोबारा भीख न मांगो। इस समय वांग युनफा घर पर धूम्रपान कर रहा था। छोटा सा लिविंग रूम सिगरेट की तीखी गंध से भरा हुआ था। बियर की बोतलें पूरी जमीन पर बिखरी हुई थीं और सिगरेट की राख हर जगह बिखरी हुई थी, क्योंकि कॉफी टेबल पर एस्ट्रे पहले से ही भरी हुई थी। वांग युनफा ने कुछ दिनों से स्नान नहीं किया था। गर्मी के दिन थे और पूरे घर में पसीने की दुर्गंध भरी हुई थी। वांग युनफा के काम बंद करने के दूसरे दिन ली जिया गुस्से में अपने मायके परिवार में लौट आई थी। ऐसा लगता है कि वांग युनफा विध्वंस की घटना से आहत हो गए थे और इससे उबर नहीं पाए। उन्होंने अवसादग्रस्त जीवन व्यतीत किया। हालांकि ये समझ में आया, वांग युनफा पूरी जिंदगी गरीब रहे। विध्वंस उसे रातों रात अमीर बना सकता था, लेकिन अंत में ये सिर्फ एक सपना था। ध्वस्तीकरण शुल्क की भारी रकम उसके सामने ही ऐसे उड़ गई जैसे उसे पंख लग गए हों। वह शुरू से ही मजबूत व्यक्ति नहीं था, इसलिए वह इस तरह के झटके को एक पल के लिए भी स्वीकार नहीं कर सका। हालांकि अगले दिन दोपहर में बुढ़िया ने वांग युनजोंग को अस्पताल बुलाया। वांग युनफा शराब विषाक्तता से पीड़ित हो गए और लगभग मर गए। अस्पताल के गलियारे में बूढ़ी औरत प्लास्टिक की सीट पर बैठ गई और अपने आंसू पोंछने से खुद को नहीं रोक सकी। बूढ़ा भी चिंतित भाव से आगे पीछे चल रहा था। हालांकि उनका सबसे छोटा बेटा निराशाजनक था। वांग परिवार के 2 बुजुर्गों की नज़र में, चाहे उनका बेटा कितना भी निराशाजनक क्यों न हो, वह अभी भी एक अनमोल बच्चा था। अगर उन्हें कुछ हो गया तो वे इस उम्र में इतना बड़ा झटका नहीं झेल
पाएंगे। पिताजी, माँ, क्या हो रहा है? दूरी में, इससे पहले कि वांग युनजोंग पास आ पाता, उसकी आवाज सुनाई दी। बूढ़े जोड़े ने ऊपर देखा और देखा कि उनका बड़ा बेटा यहाँ था। बुढ़िया उस पर झपट पड़ी और चिल्लाई, युनजोंग, तुम्हारे भाई को जहर दे दिया गया। क्या हो रहा है? वांग युनजोंग ने लाल बत्ती वाले आपातकालीन कक्ष की ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। फिर उसने अपनी मां की ओर देखा, जो इतनी जोर से रो रही थी कि उसकी सांसें फूल रही थीं। उसका दिल कड़ा हो गया। क्या हो रहा है, मां? पहले रोना बंद करो। वांग युनजोंग अपेक्षाकृत शांत थे। उसने बुढ़िया को सहारा देकर किनारे बिठाया और पूछा, क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? बुढ़िया इतनी जोर से रो रही थी कि कुछ बोल नहीं पा रही थी। बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और अस्पष्ट भाव से बोला, घर की बात हुए काफी समय हो गया, लेकिन युनफा से कोई खबर नहीं आई। तुम्हारी माँ जानती थी कि वह परेशान होगा, इसलिए उसने कहा कि वह आज उसे देखेगी। अंत में जब हम युनफा के घर पहुंचे, तो हमारे खटखटाने पर भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सौभाग्य से तुम्हारी माँ के पास एक अतिरिक्त चाबी थी। जब उसने दरवाजा खोला, तो युनफा सोफे पर पड़ी थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और वह लगातार हिल रही थी। जैसे ही वह बोल रही थी, आपातकालीन कक्ष की लाइटें अचानक बंद हो गईं। डॉक्टर ने अपना मास्क उतार दिया और बाहर चला गया। जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने तुरंत उसे घेर लिया। बुढ़िया तब तक रोती रही जब तक उसकी आंखें लाल नहीं हो गईं। उसने तुरंत पूछा, डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? जब डॉक्टर ने परिवार के सदस्यों को देखा, तो उन्होंने तुरंत राहत भरी मुस्कान दिखाई। सौभाग्य से हमने उसे समय पर यहाँ भेज दिया। अगर आधे घंटे बाद होता, तो वह मर जाता। जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने तुरंत राहत की सांस ली। डॉक्टर उन्हें याद दिलाना नहीं भूले। देखकर तो यही लग रहा है कि शायद वह ही है। हाल ही में शराब पी और कुछ नहीं खाया। शराब पीने की ऐसी आदत शरीर के लिए हानिकारक है। इस बार वह तीव्र शराब विषाक्तता से पीड़ित हो गए। इस शराब विषाक्तता को कम करके नहीं आंका जा सकता। यदि यह हल्का है, तो वह उल्टी करेगा और बेहोश हो जाएगा। यदि यह गंभीर है, तो उसका दम घुट जाएगा और वह मर जाएगा। भविष्य में भी आपको उसे इस तरह शराब न पीने के लिए मनाना होगा। हम समझते हैं। शुक्रिया डॉक्टर। वांग युनजोंग ने डॉक्टर की ओर देखा और धन्यवाद में सिर हिलाया। जल्द ही उन्होंने वांग युनफा को आपातकालीन कक्ष से बाहर धकेल दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह इतना पतला हो गया था कि उसकी शक्ल ही खराब हो गई थी। उसके मुंह पर सांस लेने का मुखौटा था और वह असाधारण रूप से दयनीय और दीन लग रहा था। बुढ़िया का दिल दुख गया जब उसने फिर से अपने आंसू पोंछे। हालांकि नज ने उन्हें अभी तक डॉक्टर जितना अधिक सम्मान नहीं दिया। उसने तुरंत उन्हें तिरस्कार से देखा और कहा, रोगी ऐसा लगता है जैसे उसने 10 दिनों से अधिक समय से स्नान नहीं किया है या अपने बाल नहीं धोए हैं। बाद में तुरंत उसके शरीर को पोंछने में उसकी मदद करें। सावधान रहें कि उसके सांस लेने वाले मास्क को न छुएं। वांग युनजोंग दूर से ही तीखी गंध को सूंघ सकते थे। ऐसे में डॉक्टर और नर्सों के लिए उसे बचाना वाकई मुश्किल था। ये ध्यान में रखते हुए कि वांग युनफा के शरीर की गंध अन्य रोगियों को प्रभावित करेगी, नज ने उसके लिए एक बहुव्यक्ति वार्ड में अकेले रहने की व्यवस्था की। ली जिया कहाँ है? क्या तुमने उसे सूचित किया है? वांग युनजोंग ने बूढ़े व्यक्ति को पूछते हुए एक तरफ खींच लिया। बूढ़े ने सिर हिलाया। तुम्हारी माँ ने कहा था कि घर बहुत अस्त व्यस्त था। जाहिर सी बात है कि कई दिनों से किसी ने इसकी सुध नहीं ली है। ली जिया और आपके भाई का शायद
झगड़ा हो गया और वह अपने माता पिता के घर वापस चली गई। हमें अभी भी उसे बताना है। इतनी बड़ी बात हो गई, वांग यूनजोंग ने कहा। हालांकि वह नाखुश दिख रहे थे। आखिरकार वे एक विवाहित जोड़े थे। चाहे कुछ भी हो, कोई तो मरने ही वाला था। वह उसकी देखभाल के लिए कैसे नहीं आ सकती थी? जैसा कि अपेक्षित था, बूढ़े व्यक्ति ने फोन किया। जब ली जिया, जो फैक्ट्री में काम कर रही थी, ने सुना कि वांग यूनफा शराब विषाक्तता से लगभग मर गई, तो वह इतनी डर गई कि उसने तुरंत छुट्टी के लिए आवेदन किया और अस्पताल भाग गई। इतना ही नहीं, बल्कि बहनें होने के नाते वांग यूनमेई और वांग यूजी ऐसे मामले को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोई लगभग मर ही गया था। दोपहर में जैसे ही वांग यूजी को काम से छुट्टी मिली, वह वांग यूनमेई के साथ अस्पताल आ गईं। जब से वांग यूनजी ने अपनी त्वचा की देखभाल की और जाना कि कैसे कपड़े पहनने हैं, उसने हर दिन खुद को सुंदर बनाया। जैसे ही वे वार्ड में दाखिल हुए, वांग यूनजोंग और दो बुजुर्ग चौंक गए। युझी, वांग युझी को देखकर, जिसके लंबे वाइन लाल बाल थे और उसने एक ब्रांडेड बैग के साथ उच्च श्रेणी की लंबी पोशाक पहनी हुई थी। उन तीनों को नहीं पता था कि क्या कहना है। वांग यूनमेई ने उसे कपड़े और बैग दिए थे, और वे सभी महंगे थे। वांग यूनजी की छवि बदलने के बाद उनका पूरा स्वभाव तुरंत और अधिक ग्लैमरस हो गया। 30 की उम्र पार कर चुकी एक परिपक्व महिला की आभा भी उन पर स्पष्ट रूप से झलक रही थी। दरअसल, कपड़े इंसान को बनाते हैं। वहाँ कोई कुरूप महिलाएं नहीं थीं, केवल आलसी महिलाएं थीं। भले ही उसकी तुलना वांग यूनमेई से नहीं की जा सकती अपनी उम्र की अन्य महिलाओं में, वांग यूजी स्पष्ट रूप से उत्कृष्ट थीं। हालांकि वांग यूनजी को उनकी नजरों की परवाह नहीं थी। उसने उत्सुकता से केवल इतना पूछा, यूनफा कैसा है? वह अभी तक नहीं जागा है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि वह ठीक है। वांग यूनजोंग ने अपनी आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति वापस ली और फुसफुसाए, पहले जो हुआ उसके बाद वांग यूनजोंग का अपनी दो बहनों के प्रति रवैया बदल गया। हालांकि बुढ़िया और ली जिया के भाव अच्छे नहीं थे। अंत में क्या वांग यूनफा ने घर की वजह से खुद को छोड़ दिया? इसलिए उन दोनों ने स्वाभाविक रूप से इस मामले के लिए वांग यूनमेई को दोषी ठहराया। वांग यूनमेई वही थे, हालांकि वह अपने दिल में जानती थी कि इस मामले में उसकी कोई गलती नहीं है। फिर भी वह इससे पूरी तरह दूर नहीं रह सकती थी और खुद को पूरी तरह से दूर नहीं कर सकती थी। वार्ड में सन्नाटा छा गया। श्वासयंत्र की आवाज के अलावा किसी ने कुछ नहीं कहा। काफी देर के बाद बूढ़े ने कहा, ठीक है, आप पहले ही आ चुके हैं। चूंकि आपको अगले दिन काम पर जाना है, इसलिए अब यहाँ मत रुकिए, वापस जाइए, चाहे कुछ भी हो। यह अच्छा था कि यूनफा ठीक थी। कमरे में हर कोई बस सांस ले रहा था और बात नहीं कर रहा था। वह शर्मनाक था। ये कहने के बाद बूढ़ा व्यक्ति अपने बड़े बेटे पर नजर डालना नहीं भूला। वह हर समय अपने बड़े बेटे के बारे में सोचता रहता था। ये देखकर वांग यूनजोंग तुरंत समझ गए और खड़े हो गए। उसने अपनी दोनों बहनों की ओर देखा। यह अच्छा है, मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। अस्पताल की इमारत छोड़ने के बाद वांग यूनजोंग ने वांग यूनमेई को सांत्वना देने की पहल की। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। यह यूनफा की समस्या है, इसलिए आपको इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वांग यूनमेई स्तब्ध रह गए और असमंजस में वांग यूनजोंग की ओर देखा। इतने सालों में उसके भाई ने कब उससे इतनी नरमी से बात की थी? वांग यूनमेई की छिपी हुई निगाह ने उन्हें थोड़ा शर्मिंदा महसूस कराया। वांग यूनजोंग अपनी नाक रगड़ने और समझाने से खुद को रोक नहीं सके। मैं सिर्फ तथ्य बता रहा हूँ। वांग यूनमेई ने दूसरी ओर देखा और कुछ नहीं कहा।
दूसरी ओर वांग यूजी ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने चिल्लाते हुए कहा, भाई सही कह रहे हैं बहन, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ युनफा की समस्या है। वांग युनमेई इस बात का पीछा नहीं करना चाहते थे कि गलती किसकी थी। जब तक युनफा ठीक थी तब तक सब ठीक था, और इसलिए उसने किसी और चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वापस जाते समय वांग युनमेई और वांग यूजी मर्सिडीज की पिछली सीट पर बैठे थे। वांग युनजोंग ने उन्हें रियरव्यू मिरर से देखा और कुछ कहना चाहा, लेकिन वह कुछ बार झिझके। हालांकि उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया था, और उसने कभी अपनी दोनों बहनों के बारे में नहीं सोचा था। अब जब वह अचानक उल्लेख करने जा रहा था कि वह अपना घर वांग युनमेई को उधार देगा, तो वांग युनजोंग के लिए भी यह कहना मुश्किल हो गया। जब कार रुकी तो वांग युनजोंग ने तुरंत कहा, जियो मेई, अब आप जेड के परिवार के साथ रह रहे हैं, क्या ये सुविधाजनक है? वांग युनमेई अपनी राह पर रुक गईं, हालांकि वह नहीं जानती थी कि उसके भाई का क्या मतलब है। फिर भी उसने सिर हिलाया। वांग युनजोंग का गला रुंध गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वांग युनजी ने बताया, हमारे घर में 4 कमरे हैं, इसलिए वहाँ 2 कमरे उपलब्ध हैं, एक बहन के लिए और एक जियो यू के लिए। जियो ए घर पर नहीं रह रही है, क्योंकि वह गर्मियों के दौरान काम करने के लिए बाहर जाती थी और बाहर रहती थी। वांग युनजोंग ने अपने दिल में आह भरी, लेकिन वह शांति से मुस्कुराया। यह अच्छा है कि आप एक साथ रह सकते हैं। बाकी दिन अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण थे। एम ग्रुप की 2 सहायक कंपनियां अपनी परियोजनाओं को पूरे जोरों से चला रही थीं, और पिछली लड़ाई के कारण बार बंद नहीं किया गया था। जियान यू ने अपनी पहली परीक्षा के दौरान सफलतापूर्वक अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर लिया। कुछ दिनों के बाद जी हॉक्स्यू ने धीरे धीरे उसके दिल में बेचैनी और डर को शांत कर दिया। हालांकि वह अकेले बाहर जाने की हिम्मत नहीं करती थी। एक दिन और एक रात बेहोश रहने के बाद वांग युनफा जाग गए, लेकिन उन्हें तुरंत छुट्टी नहीं मिल सकी। पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया। जियान ए हाल ही में मार्शल आर्ट स्कूल में कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहा था। न केवल वह ढीली नहीं पड़ी, बल्कि वह पहले से भी अधिक मेहनती हो गई। उस घटना का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह जानती थी कि उसे मजबूत बनना होगा। वह असहायता की उस भावना को एक बार पहले ही अनुभव कर चुकी थी, और वह इसे दोबारा अनुभव नहीं करना चाहती थी। उनके प्रयासों का स्पष्ट परिणाम आया। जब उसने अपनी वास्तविक ऊर्जा का उपयोग किया, तो वह अधिक आक्रामक वायु प्रवाह का सामना कर सकती थी, और वह तरल पदार्थों को लगातार नियंत्रित कर सकती थी। इससे जियान ए का आत्मविश्वास बढ़ा और उसे भविष्य में खेती के लिए आशा मिली। न केवल जियान ए, बल्कि लिन यी और गाओ यांग ने भी आधिकारिक तौर पर लोंगबोक्सिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल में प्रवेश किया था। सिद्धांत रूप में वे जियान ए के कनिष्ठ भाई बन गए थे। उन दोनों में धीरे धीरे मार्शल आर्ट में गहरी रुचि विकसित हुई। 1 महीने से अधिक की कड़ी मेहनत के बाद उनकी शारीरिक स्थिति स्पष्ट रूप से पहले से अधिक मजबूत हो गई। उन्हें कुछ सामान्य मार्शल आर्ट में भी बुनियादी महारत हासिल थी। उसी दिन जिया क्विंगवान का नया नाटक आखिरकार समाप्त हो गया। वह बइयुन शहर के लिए विमान से वापस चली गई। पहली चीज जो उसने स्वाभाविक रूप से की वह जियान ए और बाकी लोगों से एक सभा के लिए संपर्क करना था। हालांकि इससे पहले उसे मनोरंजन कंपनी में वापस जाना पड़ा। जब किंगहुआन राजधानी में फिल्मांकन कर रही थी, रोज एंटरटेनमेंट ने उसे भारी मात्रा में विज्ञापन संसाधन दिए। ये कहा जा सकता है कि जब उन्होंने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए तो बाद में जिस विकास का वादा किया गया था, उसे पूरी तरह से लागू किया गया।
कंपनी में कई लोगों ने केवल जिया क्विंगहुआन के बारे में सुना था, लेकिन उसे पहले कभी नहीं देखा था। बहुत से लोग जानते थे कि यह नवागंतुक कंपनी द्वारा समर्थित एक उभरता हुआ सितारा था। इसके अलावा उन्होंने अपने पहले नाटक में यूं बुयाओ के लिए सहायक भूमिका निभाई। इसलिए जब जिया क्विंगहुआन कंपनी में दिखाई दी तो कई लोगों ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। वह 14 या 15 साल की थी, लेकिन उसके चारों ओर का आभामंडल धीरे धीरे मजबूत हो गया था। वह कोई साधारण सुंदरी नहीं लगती थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव गहरे थे। खूबसूरत होने के साथ साथ वह काफी पहचानी जाने वाली भी थीं। कोई भी एक नज़र देखकर बता सकता है कि वह एक स्वाभाविक सेलिब्रिटी थीं। कार्यालय में कियाओ युआन ने व्यक्तिगत रूप से जिया क्विंगहुआन का स्वागत किया, जिन्होंने हाल ही में फिल्मांकन पूरा किया था। उसका स्वर था बहुत स्नेही। क्विंगहुआन, क्या आप थके हुए हैं? यदि आप कुछ दिनों के लिए आराम करना चाहते हैं, तो कंपनी विज्ञापन के फिल्मांकन को आगे बढ़ा सकती है। जिया क्विंगहुआन वास्तव में थोड़ी थकी हुई थी, क्योंकि उसने वांग यिमिंग से अपने सभी दृश्यों को एक साथ फिल्माने के लिए कहा था। चूंकि स्कूल फिर से शुरू होने वाला था, वह निश्चित रूप से राजधानी में नहीं रह सकती थी, इसलिए उसने जल्दी से अपने दृश्यों का फिल्मांकन पूरा कर लिया। हालांकि वह मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया। भाई युआन, मैं अभी भी इसे संभाल सकता हूँ। मैं वही करूँगा जो कंपनी व्यवस्था करेगी। मेरी वजह से विज्ञापनदाता की प्रगति में देरी न करें। जिया क्विंगहुआन अच्छी तरह से जानती थी कि वह केवल एक नवागंतुक थी जिसके पास कोई काम नहीं था। भले ही कंपनी उसे महत्व देती हो, फिर भी वह अहंकार से काम नहीं कर सकती थी। जब वह प्रसिद्ध हो जाती है, तो वह 1 या 2 बार दृढ़ इच्छाशक्ति रखने पर विचार कर सकती है। जब कियाओ युआन ने ये सुना, तो उसने सहमति भरी दृष्टि दिखाई और सिर हिलाया। ठीक है, मैं बाद में आहजिन से संपर्क करूंगा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, कियाओ युआन ने कहा, वैसे कंपनी जानती है कि अब आपकी टीम में पर्याप्त जनशक्ति नहीं है। उन्होंने आपको एक अतिरिक्त निजी सहायक, स्टाइलिस्ट और मेकअप कलाकार दिया है। क्विंगहुआन ने अपनी पिछली टीम को काम पर रखने के लिए पैसे खर्च किए थे। उसके पास केवल 2 सहायक और उसके प्रबंधक चेन जिन थे। तार्किक रूप से कहें तो उसके जैसे नवागंतुक के लिए इस तरह की फिजूल खर्ची काफी थी, लेकिन कियाओ युआन की नज़र में ये पर्याप्त नहीं था। चाहे कुछ भी हो, क्विंगहुआन अब कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण कलाकार था। स्वाभाविक रूप से उसके पास सभी पहलुओं में शीर्ष स्तर का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। जिया क्विंगहुआन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। सेट पर उन्होंने देखा कि जिन कलाकारों के पास व्यक्तिगत मेकअप कलाकार और स्टाइलिस्ट थे, वे सभी ए और बी सूची की हस्तियां थे। वह काफी ईर्ष्यालु थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि कंपनी ने उसके लिए पहले ही इसकी व्यवस्था कर दी है। क्विंगहुआन इस बारे में विनम्र नहीं होना चाहता था। वह लंबे समय से यह चाहती थी। उसने खुशी से सिर हिलाया। धन्यवाद, भाई युआन। कियाओ युआन ने अपनी भौहें उठाईं और मुस्कुराया। उन्हें जिया क्विंगहुआन पर उतना ही भरोसा था जितना कि सीईओ को। जब तक कंपनी ने इस लड़की को अच्छी तरह से तैयार किया और उसके मैनेजर ने उसे परेशान नहीं किया, वह भविष्य में प्रसिद्ध होगी। फिर उसने चेन जिन की ओर देखा और अस्थायी रूप से पूछा, आह जिन, कंपनी पूछना चाहती थी कि क्या आपके पास क्विंगहुआन के अलावा किसी और को लाने की योजना है? चेन जिन ने रोज एंटरटेनमेंट के लिए जिया क्विंगहुआन के साथ हस्ताक्षर किए। उनका प्रबंधन अनुबंध भी रोज एंटरटेनमेंट का था, इसलिए कंपनी को यह अधिकार था कि वह उन्हें अन्य नए लोगों को साथ लाने दे। हालांकि
कियाओ युआन चेन जिन से बातचीत के लहजे में बात कर रहा था, जैसे कि उसकी राय पूछ रहा हो। चेन जिन भी थोड़ा आश्चर्यचकित थे। उसने तुरंत कियाओ युआन की ओर देखा और किंगहुआन की ओर देखने से पहले असमंजस में अपनी आंखें झपकाईं। क्या वह किंगहुआन को साथ लाते समय अन्य कलाकारों की देखभाल करने के लिए कह रहा था? मनोरंजन जगत में अपने समय के दौरान चेन जिन प्रबंधकों के उद्योग को कमोबेश पहले ही समझ चुके थे। अधिक आय के लिए कई प्रबंधक एक ही समय में कुछ कलाकारों को काम पर रख लेंगे। जब तक वे एक प्रसिद्ध ये सूची सेलिब्रिटी नहीं होते, उनके प्रबंधक केवल गैर विशिष्ट होंगे। चेन जिन को पता था कि यह उद्योग में एक बहुत ही सामान्य बात है, लेकिन किसी कारण से उन्होंने सहज रूप से इसे अस्वीकार कर दिया। किंगहुआन के अलावा वह किसी और को साथ नहीं लाना चाहता था। इस विचार को मन में रखते हुए चेन जिन ने अपना सिर हिलाया। भाई युआन, मैं केवल किंगहुआन को साथ लाऊंगा। बिना बताए चेन जिन ने सीधे निर्णय लिया। केवल एक वाक्य से उन्होंने अपने भविष्य की राह बंद कर दी। वह केवल किंगहुआन को साथ लाएगा। ये शब्द पहले ही सब कुछ समझा चुके हैं। जब किंगहुआन ने ये सुना, तो वह भी प्रभावित हुई। यदि वह एक और व्यक्ति लाता, तो उसका वेतन अधिक होता। हालांकि वह जानती थी कि भाई जिन दूसरों को लाने के लिए सहमत नहीं थे, लेकिन जब उसने उनका आत्मविश्वासपूर्ण स्वर सुना तो वह खुश हुए बिना नहीं रह सकी। कियाओ युआन ने इसे स्वीकार कर लिया और अपनी समझ दिखाने के लिए सिर हिलाया। प्रारंभ में चेन जिन को दूसरों को साथ लाने के लिए मजबूर करने का उनका कोई इरादा नहीं था। हालांकि कंपनी ने हाल ही में एक लड़के को बहुत अच्छी शर्तों पर साइन किया था। वह भविष्य में अवश्य ही प्रसिद्ध हो जाएगा। कियाओ युआन चेन जिन के बारे में बहुत सोचता था, इसलिए वह पहले उससे पूछना चाहता था। यदि वह चाहता, तो वह उसे अपना प्रबंधक बनने दे सकता था। ठीक है, मैं समझता हूँ। मैं बाद में डोंग जी को इस नवागंतुक की देखभाल करने दूंगा। आप आराम से किंगहुआन की देखभाल कर सकते हैं। नई फिल्मों और विज्ञापनों के लिए कोई आपसे बाद में संपर्क करेगा, कियाओ युआन ने खड़े होकर उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। वापस जाओ और अच्छे से आराम करो। जब किंगहुआन और युन बुयाओ का नाटक प्रसारित होगा, तो यह वह समय होगा जब आप वास्तव में मनोरंजन क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। कियाओ युआन के कार्यालय से निकलने के बाद जिया किंगहुआन ने चेन जिन को खुशी से देखा और कहा, मैं आज रात जियोए और बाकी लोगों से मिल रहा हूँ। भाई जिन, मत भूलना। चेन जिन मुस्कुराए और सिर हिलाया। मैं समझता हूँ। वापस जाओ और अच्छी नींद लो। जब वे दोनों बातें कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर और आकर्षक युवक तेजी से चल रहा है। युवक के पीछे कुछ लोग थे जो मददगार लग रहे थे। वे युवा दिखते थे, लेकिन उनमें काफी सेलिब्रिटी आभा थी। जिया किंगहुआन ने रोज एंटरटेनमेंट के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद वह फिल्म करने के लिए राजधानी में उड़ान भरी। इसलिए उन्हें कंपनी के वर्तमान कलाकार स्तर के बारे में बहुत कम पता था। हालांकि उसने कियाओ युआन को अभी-अभी यह कहते हुए सुना कि कंपनी द्वारा हस्ताक्षरित सभी लोग विकास की क्षमता वाले नए लोग थे। आखिरकार रोज एंटरटेनमेंट एक नई कंपनी थी जो अभी-अभी स्थापित हुई थी। कई दिग्गज कलाकार ऐसी कंपनी पर हस्ताक्षर करना पसंद नहीं करते थे, मुख्यतः क्योंकि उन्हें डर था कि संसाधनों की कोई गारंटी नहीं होगी। इसलिए ये स्पष्ट था कि उनकी ओर चलने वाला व्यक्ति कंपनी द्वारा हस्ताक्षरित एक कलाकार था। इसलिए जिया किंगहुआन ने उसकी निगाहें नहीं टालीं। इसके बजाय उसने उसे उत्सुक दृष्टि से देखा। युवक 18-19 वर्ष का लग रहा था। उनका फिगर पतला और दुबला पतला था और उनकी
त्वचा गोरी थी, उसकी भौहों के बीच एक ताजगी का एहसास था और उसकी आंखें आश्चर्यजनक रूप से चमकीली थीं, मानो किंग हुआन की नज़र को महसूस करते हुए। युवक ने उसकी नज़र से मुलाकात की। जब उसने देखा कि यह एक बहन है जो उससे कुछ साल छोटी दिखती है, तो वह तुरंत मुस्कुराया। मैं अगले ही पल वे दोनों एक दूसरे से आगे निकल गए। जिया किंग हुआन ने देखा कि युवक कियाओ युआन के कार्यालय में प्रवेश कर रहा था। वह बिल्कुल साफ है। जिया क्विंगहुआन ने अपनी नज़रें हटा ली और लापरवाही से बुदबुदाया। फिर उसने कियाओ युआन के सचिव की ओर देखा और पूछा, सिस्टर जुआंगसुआन, क्या वह व्यक्ति कंपनी का कलाकार था? चेन जुआंगसुआन ने सिर हिलाया। हाँ, कंपनी ने हाल ही में एक नवागंतुक पर हस्ताक्षर किए हैं। उसका नाम युआन गुआंग है। वह नवागंतुक है जिसे उपराष्ट्रपति कियाओ शिक्षक जिनको साथ लाना चाहते थे। यह वह है? जिया क्विंगहुआन ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। जब उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की, तो वह चेन जिन को देखने से खुद को नहीं रोक सकी और बोली, भाई जिन, वह काफी अच्छा है। आपको उसे अपने साथ लाना चाहिए। चेन जिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिला दिया। रहने भी दो। जिया क्विंगहुआन भी स्वाभाविक रूप से मजाक कर रहा था। हालांकि इस तरह सोचना स्वार्थी हो सकता है। वह नहीं चाहती थी कि चेन जिन अन्य कलाकारों को साथ लाएं। कंपनी छोड़ने के बाद जिया क्विंगहुआन जिलोंग विला जिले में अपने घर लौट आए। जिलोंग विला जिले में आलीशान विला जागीर और भी असाधारण थी, जहां जमीन महंगी थी। जिया समूह बैयून शहर के 4 सबसे बड़े निगमों में से एक था। निगम के संपर्कों की एक विस्तृत श्रृंखला थी, और लोग जिस चीज से सबसे अधिक परिचित थे, वह राजधानी में मुख्यालय था, तियानहुआंग एंटरटेनमेंट प्रबंधन कंपनी, जिसमें कई प्रसिद्ध हस्तियां थीं। मिस वापस आ गई है। जैसे ही जिया क्विंगहुआन ने प्रवेश किया, उसने नानी को उत्साहपूर्वक चिल्लाते हुए सुना, मैडम, मिस वापस आ गई है। उद्धरण चिन्ह, हुआन हुआन, मेरे बच्चे। फिर उसने उच्च श्रेणी के रेशमी घरेलू कपड़ों में एक खूबसूरत युवा महिला को लिविंग रूम से दरवाजे की ओर भागते हुए देखा। माँ, जिया क्विंगहुआन मुस्कुराया। अगले सेकंड में हान मेकिन ने उसे अपनी बाहों में गले लगा लिया। हान मेकिन की उत्साहित आवाज उसके सिर के ऊपर से आई, बेबी, तुम आखिरकार वापस आ गए। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। जैसे कि वह पहले से ही अपनी माँ के अतिरंजित व्यवहार की आदी थी, जिया क्विंगहुआन मौके पर खड़ी रही और बिना संघर्ष किए उसे गले लगाने दिया। थोड़ी देर के बाद हान मेकिन ने अपनी बेटी को जाने देने की पहल की। बेबी, तुम थक गई होगी, है ना? देखो, तुम्हारा वजन कम हो गया है। हान मेकिन ने एक हाथ से जिया क्विंगहुआन के गाल को सहलाया, और उसका दिल टूट गया। जिया क्विंगहुआन ने तुरंत धीरे से आह भरी, माँ, मैं बहुत थक गया हूँ। आराम करने के बाद मैं आपसे बात करूँगा। ठीक है? हान मेकिन ने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है, ठीक है, पहले आराम करो। जैसे ही वह बोली, उसने बगल में मौजूद नानी को निर्देश दिया, नानी यू, जाओ और हुआन हुआन के लिए स्नान तैयार करो। उसे आराम करने दो। नानी यू ने तुरंत सिर हिलाया और ऊपर चली गई। विशाल और शानदार लिविंग रूम में प्रवेश करते हुए जिया क्विंगहुआन ने खुद को नर्म सोफे पर फेंक दिया और सांस छोड़ी। पिछले कुछ दिनों से वह बाहर शूटिंग कर रही थीं। हालांकि प्रोडक्शन टीम ने थोड़ा और सोने के लिए उनके आराम के लिए एक होटल की व्यवस्था की थी, लेकिन उन्होंने होटल के बीच आने जाने में लगने वाला समय बचा लिया। इसलिए जिया क्विंगहुआन आमतौर पर उत्पादन स्थल पर सोता था। काफी समय हो गया था जब उसके पास इतना आरामदायक सोफा था। जब उसने अपने कमरे में मुलायम बिस्तर के बारे में सोचा,
तो जिया क्विंगहुआन को ऐसा महसूस हुआ वह स्वर्ग में थी। जिया ग्रुप की प्यारी बेटी को बचपन से ही कभी ऐसी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा था। ये देखकर हान मेकिन का दिल फिर से दुख गया। वह ये कहने से खुद को नहीं रोक सकी, बेबी, तुम्हें इतना कष्ट क्यों सहना पड़ता है? माँ ने शुरू में तुम्हें छुट्टियों के लिए विदेश लाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब जब तुमने अपना सारा समय फिल्मांकन में बिताया है, तो कुछ दिनों में स्कूल शुरू हो जाएगा और तुम विदेश भी नहीं जा सकते। माँ तुम्हें कल खेलने के लिए पास के रिजॉर्ट में क्यों नहीं ले जाती? आखिरकार गर्मी की छुट्टियां हैं, तुम्हें आराम करना होगा। हान मेकिन ने जिया क्विंगहुआन की ओर अपना चेहरा झुकाया और पूछा। जिया क्विंगहुआन ने धैर्यपूर्वक अपना हाथ हिलाया। माँ, मेरे लिए कुछ भी व्यवस्थित मत करो। अगले कुछ दिनों में मुझे अभी भी विज्ञापन फिल्माने हैं। मेरे पास खेलने के लिए समय नहीं है। विज्ञापन? जब हान मेकिन ने ये सुना तो वह चौंक गई। उसने तुरंत आवाज उठाई, आपने विज्ञापन क्यों स्वीकार किए? क्या आपने केवल एक नाटक नहीं फिल्माया? जिया क्विंगहुआन, जो शुरू में एक पल के लिए आराम करना चाहती थी, उसने ये देखा और तुरंत खुद को सोफे से उठने के लिए मजबूर किया। उसने हान मेकिन की ओर देखा और कहा, मैंने इसे स्वीकार नहीं किया, कंपनी ने स्वीकार किया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जिया क्विंगहुआन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने अभी तक अपने माता पिता को एक नई कंपनी के साथ अनुबंध के बारे में नहीं बताया था, जैसा कि अपेक्षित था। जैसे ही उसने कंपनी शब्द सुना, हान मेकिन ने भयभीत अभिव्यक्ति प्रकट की। आपने एक कंपनी के साथ अनुबंध किया है? ये कब हुआ? मैंने और आपके पिता ने आपको इसका उल्लेख पहले क्यों नहीं सुना? हान मेकिन ने घबराकर पूछा। उसे डर था कि उसकी बेटी को धोखा मिलेगा क्योंकि वह छोटी और अज्ञानी थी। आखिरकार जिया समूह ने पैर जमाने के लिए मनोरंजन उद्योग पर भरोसा किया। वह सबसे अच्छी तरह जानती थी कि यह घेरा कितना अंधकार में है। यह मेरे राजधानी जाने से पहले हुआ था। यह मेरा निर्णय है। चिंता मत करो, जिया, क्विंगहुआन ने कहा और थककर सोफे पर गिर पड़ी। हान मेकिन जिया क्विंगहुआन को कैसे जाने दे सकते थे? उसकी केवल एक ही अनमोल बेटी थी, तो वह उसे मनोरंजन जगत में प्रवेश करके कष्ट सहने की अनुमति कैसे दे सकती थी? ये ठीक था अगर वह सिर्फ एक नाटक फिल्माकर अपनी लालसा को नियंत्रित करती। अपनी बेटी की गति को देखते हुए वह उसके लिए परेशानी पैदा करने वाली थी। हुआन, माँ को मत डराओ, तुम अभी भी छोटी हो। तुम्हें अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। हान मेकिन ने उसे मनाने की पूरी कोशिश की। भले ही उसने किसी कंपनी के साथ हस्ताक्षर किया हो, वह अनुबंध को समाप्त कर सकती है और अनुबंध के उल्लंघन के लिए दूसरे पक्ष को मुआवजा दे सकती है। माँ, मैं दोनों की देखभाल करने की पूरी कोशिश करूँगा। इससे मेरी पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। मैं आपसे वादा करता हूँ, जिया क्विंगहुआन ने धैर्यपूर्वक कहा। अपनी बेटी के रवैये को देखते हुए उसने एक सेलिब्रिटी बनने की ठान ली थी। हान मेकिन को हमेशा अपने बच्चे से प्यार था, इसलिए वह ऐसी चीजों के बारे में ज्यादा कुछ कहना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने कहने से पहले एक पल के लिए सोचा, भले ही आप किसी कंपनी के साथ हस्ताक्षर करना चाहते हैं, आपको हमारे परिवार के तियानहुआन के साथ हस्ताक्षर करना चाहिए। यदि आप उन छोटी कंपनियों के साथ हस्ताक्षर करते हैं, तो वे आपको कितने अच्छे संसाधन दे सकते हैं। माँ, भले ही मैंने 18वीं स्तर की प्रबंधन कंपनी के साथ हस्ताक्षर किया हो, मैं तियानहुआन के साथ कभी हस्ताक्षर नहीं करूँगा। बस इसे छोड़ दो, जिया क्विंगहुआन ने निर्दयता से कहा। उसने तब चेन जिन को अनुबंध के लिए पूर्ण स्वायत्तता दी थी। चेन जिन को दी गई एकमात्र
शर्त ये थी कि वह तियानहुआंग एंटरटेनमेंट के साथ हस्ताक्षर नहीं कर सकता था। ये सच है कि तियानहुआंग एंटरटेनमेंट उसके परिवार की कंपनी थी, लेकिन जिया क्विंगहुआन अपने माता पिता को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। अगर उसने तियानहुआंग एंटरटेनमेंट के साथ अनुबंध किया, तो उसके माता पिता को लगेगा कि सब कुछ कठिन और थका देने वाला है और वे उसे कुछ भी करने से मना कर देंगे। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने परिवार की कंपनी के साथ हस्ताक्षर करने के बाद ऊंची उड़ान भरने वाली थी, लेकिन वास्तव में प्रवेश करते ही उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाने वाला था। उसके माता पिता भी उससे अच्छे से कहते, पिताजी और माँ यह आपके भले के लिए कर रहे हैं। वे नौकरियां बहुत थका देने वाली हैं। आप जैसी छोटी राजकुमारी ऐसा कैसे कर सकती है? उद्धरण। इसलिए जिया क्विंगहुआन का प्रारंभिक निर्णय ये था कि वह कभी भी अपने परिवार की कंपनी के साथ हस्ताक्षर नहीं करेगी। अपनी बेटी के रवैये को देखकर हान मीकिन को पता चल गया कि उसकी बेटी ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वह क्या सोच रही थी। हालांकि जब उसने सोचा कि भविष्य में उसकी बेटी को मनोरंजन उद्योग में कैसे कष्ट सहना पड़ेगा, तो वह अपने दिल का दर्द महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। हान मीकिन ने अपने आंसू पोंछने के लिए अपना चेहरा एक तरफ कर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ भी कहना नहीं चाहती। मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है और वह अब अपनी माँ की बात नहीं सुनती है। जब तुम्हारे पिता वापस आएं, तो उन्हें तुमसे बात करने दो। संयोगवश नानी यूं नीचे आ गईं। ये देखकर जिया क्विंगहुआन जल्दी से खड़ा हुआ और ऊपर चला गया। माँ, मैं आराम करने के लिए ऊपर जा रहा हूँ। ये देखकर नानी यू ने असमंजस में उन दोनों को देखा। वह मुड़ी और तेजी से जिया क्विंगहुआन के पीछे ऊपर चली गई। हान मीकिन लिविंग रूम में एकमात्र बचा था। वह तुरंत पीछे मुड़ी और सीढ़ी पर अपनी बेटी को गायब होते हुए देखकर चिल्लाने लगी। वह मजाकिया और प्यारी लग रही थी जब उसने कहा, अरे लड़की, रोने का नाटक करने का कोई फायदा नहीं है। मैं वास्तव में चालाकी से बाहर हूँ। ऊपर नानी यू जिया क्विंगहुआन को देखने और आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसने उसे सांत्वना देते हुए कहा, मिस, मैडम का व्यक्तित्व बच्चों जैसा है। बस उसे सहलाएं। जब आप आसपास नहीं थीं, तब वह आपके बारे में बात करती रहती थी। जिया क्विंगहुआन ने अपने कपड़े उतारते हुए सिर हिलाया। मैं जानता हूँ, नानी यू, बात सिर्फ इतनी है कि मैं आज थक गया हूँ। इसके अलावा यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। मैं उससे मजाक में बात नहीं कर सकता। मुझे दृढ़ रहना होगा। लेकिन जब वह रोने का नाटक करे, तो उसे प्रतिक्रिया दें, अन्यथा भविष्य में उसके पास कोई अन्य चाल नहीं होगी। नानी यू अपनी मैडम को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। जिया क्विंगहुआन ने नानी यू को गंभीरता से देखा और कहा, मैंने उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। नानी यू अवाक थी। जिया क्विंगहुआन, मैंने अपनी आंखें घुमा लीं। नानी यू, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। दोपहर में जियान अकेले हाइचिंग जिले के एक मिठाई घर में गई। दुकान उत्तम और गर्म थी। लड़कियां और जोड़े 2-3 के समूह में झूले पर बैठे बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। इसलिए वू बी, जो अकेली थी, विशेष रूप से विशिष्ट थी। आप यहाँ हैं। जियान को देखकर वू बी तुरंत सीधे बैठ गए। उसके सुंदर चेहरे पर एक फीकी मुस्कान उभर आई, जैसे उज्ज्वल और वसंत की हवा के समान गर्म। जियान वापस मुस्कुराया और वू बी के सामने बैठ गया। इस घटना को 1 महीने से ज्यादा समय हो गया था। उन दोनों ने केवल थोड़ी देर के लिए फोन पर बात की, लेकिन उनमें से किसी ने भी यह बताने की पहल नहीं की कि उस दिन क्या हुआ था। जियान ने वू बी को यह नहीं बताया कि उसने अपनी साइकिल पर कार का
पीछा किया था। उसे ये भी नहीं बताया कि उसे चोट लगी थी और उसके बाद क्या हुआ था। हालांकि वू बी को नहीं पता था कि क्या हुआ था। वह जानता था कि जियान ए वास्तव में साइकिल पर कार तक पहुंच गया था और घायल हो गया था। वह ये जानता था। हालांकि उसने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि उसके पास एक रहस्य था जिसे वह रखना चाहता था। वह उन चीजों को क्यों जानेगा जो उसे नहीं जानना चाहिए? जियो ए को शायद संदेह होगा